नियम 102 के अंतर्गत जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने संकल्प अलाव किया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने विवेक और नियमों के तहत इसको आपने अलाव किया। अध्यक्ष महोदय जब आसन पे थे, सभापति महोदय, तो उस समय विपक्ष के लोगों ने परंपरा की भी बात कही थी और बार बार ये कहते रहे कि ये परंपरा के बाहर है कि पहले गवर्नर्स एड्रेस जो है उसके ऊपर चर्चा हो। फिर कहते कि कुछ और ऐसी बातें कह रहे थे कि जिससे ये लगता था कि ये डिस्कशन जो नियम 102 के अंदर है उसको नहीं चाह रहे थे। जब परंपरा की बात आई तो परंपरा को इनको भी याद मैं करवाना चाहूंगा। महोदय, पिछली सरकार में भी मैं इस विधानसभा का सदस्य था और 2019 में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा डेफर की गई थी। वो अध्यक्ष महोदय ने भी अपने आसन से उस समय कहा। साथ में एक बहुत विचित्र सी चीज उस समय पर सामने आई थी। परमार साहब तो उस समय अध्यक्ष थे और सत्र, जो पहला सत्र होता है पूरे साल का, उस सत्र के अंदर गवर्नर्स एड्रेस होता है। लेकिन आपने तो ये भी परंपरा तोड़ दी थी और आपने क्या कहा था कि पहले सत्र के अंदर गवर्नर एड्रेस आप लोगों ने नहीं कराया था। आपको शायद ध्यान में होगा ये बात। चाहे सत्र छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर पहला सत्र ऐसा होता है जिसके अंदर गवर्नर्स एड्रेस होता है। और परंपरा तो पूरे खाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा की नहीं माननी चाहिए ना, मानने तो पूरे देश की चाहिए। ये पहली बार हुआ महोदय कि प्रेसिडेंट्स एड्रेस पर प्रधानमंत्री जी ने उस एड्रेस में भाग नहीं लिया और उसका यह हवाला दिया गया कि ऑपोजिशन की 2-3 जो महिलाएं हैं, स्पीकर साहब ने तो यही कहा, लोकसभा के स्पीकर साहब ने, कि उनको ऐसा एहसास था कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर किसी तरह का अटैक हो सकता है। मैं उनके शब्द नहीं, अपने शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ऐसी बात उन्होंने वहां पर की। तो परंपराओं का उल्लंघन तो जब केंद्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में होगा तो यहां पर कोई परंपरा का उल्लंघन नहीं किया। सुनिए बात, नहीं, मैं ये आपको, सुनिए तो लोग जी, आप नहीं, वो आप पहले ही कर चुके हो, मैंने बता दिया 2019 में। उसके बाद जब जयराम जी यहां पर मुख्यमंत्री होते थे वो कई बार हो चुके, तो वहां पर जाकर शायद याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है। और परंपरा तो ये भी रही है महोदय कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिलती थी वो भी एक परंपरा का हिस्सा था। आज तक किसी फाइनेंस कमीशन ने ऐसा नहीं किया कि हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ना दी हो, वो भी एक परंपरा का हिस्सा होता था। आप लोगों ने पहली बार बंद की है और उसके बंद होने से हिमाचलियत और उससे ज्यादा हिमाचल के लोगों के भविष्य के ऊपर एक ऐसी तलवार खड़ी हो गई है जिसका शायद आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझती है। और महोदय, संविधान के आर्टिकल 280 का जिक्र हुआ। हाँ, ये ठीक है कि उसके अंदर आपको जो फाइनेंस कमीशन की गठन करने का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अधिकार है और उसके तहत ये गठन भी हुआ। आर्टिकल 275(1) की बात हुई, उसके अंदर किस तरह से और कैसे स्टेट्स को जो कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड टैक्सेस के रूप में इनकम जितनी भी भारत सरकार की है वो स्टेट्स को जाएगी, उसका उल्लेख उस आर्टिकल के अंदर हुआ है। तो अभी कोई कह रहा था, शायद रणधीर जी कह रहे थे कि इसका कोई औचित्य नहीं है इसको मेंशन करना। मुझे लगता है ये तो बहुत जरूरी है। और 24 और 25 जून को 16वें फाइनेंस कमीशन की टीम हिमाचल प्रदेश में आई। सरकार के सभी अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सारे कैबिनेट भी उनसे मिली, सब लोग उनसे मिले। आपकी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां से उनसे मिले होंगे, मुझे नहीं मिले होंगे तो फिर वो, लेकिन वो मिलने सबसे आए थे। अब आप लोग नहीं मिले हो तो उसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन मिले थे, मिले होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना मिले हो,
क्योंकि जब भी फाइनेंस कमीशन आता है वो सिर्फ सरकार से मिलने नहीं आता, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से मिलता है और हर एक स्टेक होल्डर से मिलना चाहता है, ताकि वो समझ सके कि कितनी जरूरत किस यहां पर है। अब आपने वहां पर जाके क्या कहा वो हमें मालूम नहीं, लेकिन जो सरकार ने कहा वो ये कहा कि जो आरडीजी है उसको हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो संसाधन है जिससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं या जो इनकम अर्जित कर सकते हैं वो हमारे पास बहुत सीमित है, और इस करके हमको आरडीजी के ऊपर जाना पड़ेगा। ये बात उनसे रखी गई, और जितना मेरी जानकारी है, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में तो बताएंगे, मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो पॉजिटिव सिग्नल मिला होगा। अगर पॉजिटिव सिग्नल ना मिला होता तो हम उसके इंतजार में नहीं होते, और अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल वहां से मिला और उसके बाद धोखा दिया गया तो मुझे लगता है वो हिमाचल प्रदेश के साथ ही धोखा है, वो हमारे साथ नहीं, यहां जो 40 लोग बैठे उनके साथ धोखा नहीं, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। और महोदय, जब आरडीजी की अभी जब हम बात कर रहे थे तो दोबारा से मैं वापस आऊंगा, माननीय सदस्य रणधीर जी ने बताया कि किस तरह से टाइड ग्रांट्स हमें आ रही। आरडीजी एक अनटाइड ग्रांट होती थी। अनटाइड ग्रांट कैसे होती थी? उसके जरिए सरकार की, यानी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अपनी पॉलिसीज उसके हिसाब से बनाती थी। वो पैसा जब आपके पास अनटाइड पैसा आता था, आप कहीं पर भी उसको खर्च कर सकते थे। आप कोई भी अगर पॉलिसी बनाना चाहते हैं जिसके अंदर पैसा चाहिए था, वो तब यहां पर आपको मिलता था जब आपके पास अनटाइड पैसा भारत सरकार से यहां पर आता था। और जैसा मैंने कहा, हमारे सीमित संसाधन है, और दूसरी ओर से हमें फाइनेंशियल मार भी पूरी है। फाइनेंशियल मार कैसे पड़ रही है? सबसे पहले आपने हमारे जीएसटी के कॉम्पेंसेशन बंद किया, आपने जीएसटी लागू किया जिसका विरोध पूरे देश ने किया। उसके बाद आपने जीएसटी लागू पूरे देश भर में किया, और आपने क्या कहा कि 5 साल तक शायद आपको जीएसटी की ये कॉम्पेंसेशन मिलेगी। कॉम्पेंसेशन आपको 5 साल तक मिली, उसके बाद खत्म। ये किसने देखा था कि हिमाचल प्रदेश का जीएसटी का जो कलेक्शन होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड है। हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है, जितनी हमारी आसपास की स्टेट्स है उससे तो कई गुना कम हमारी पॉपुलेशन। आपकी जितनी इंडस्ट्री लगी है, अभी कोई फिर वहां से वक्ता कह रहे थे कि हम इसी बात का रोना रोकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो पैसा हमें जीएसटी का। ठीक बात है, संसाधन हमारे खत्म हो रहे हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स हमारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हमारी सरकार कर रही, लेकिन जो जीएसटी का पैसा सब जा रहा है, जो कलेक्शन जा रही है, वो केंद्र सरकार को जा रही है, हिमाचल प्रदेश को नहीं आ रही। एक समय था जब आपका वैट और एक्साइज के जरिए पूरे हिमाचल प्रदेश में कोई भी चीज आपकी बिकती थी, उसका पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आता था, उससे सरकारें चलाई जाती थी। लेकिन अब तो हाथ केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ। आपका कुछ भी पैसा, यहां से कोई भी जीएसटी की कलेक्शन होगी, केंद्र सरकार के पास जाएगी, और केंद्र सरकार यह तय करेगी कि हिमाचल प्रदेश को क्या देना है। हिमाचल प्रदेश को क्या देना है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो आरडीजी, जो हमारा अधिकार है, वो आप नहीं दे रहे, उसके ऊपर ये चिंता है। और दूसरी तरफ से हमारी जो लोन की सीमा है उस पर भी आपने कैप किया। 3% का आपका जीएसपीडी का टोटल आप लोन अब उठा सकते हैं, यही है। तो ये भी कैपिंग आपकी हो गई। आपके जितना यहां पर जितना पैसा आप लोग अर्जित कहीं और से कर सकते थे, वो अब आपकी जेब में नहीं आ सकता। ये कारण है कि हम आरडीजी अभी भी मांग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही आते हुए, जब सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, पहले दिन कहा था कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और उसके ऊपर हम लोगों ने कदम भी उठाए। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, और महोदय उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। आपके सदस्य, जैसा मैंने कहा, फाइनेंस कमीशन आपसे भी मिला, आपने क्या कहा उनको, क्या नहीं कहा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो एक, ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई किसी और की तरफ से बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा एक ये बहुत स्ट्रांग ओपिनियन मैं अपना यहां पर रखना चाहता हूं महोदय। विपक्ष के लोगों ने ऑपरेशन लोटस करने की हिमाचल प्रदेश में भी कोशिश की थी 2024।
नहीं नहीं, मैं बोलता हूं सर। नहीं, आप अपने उसमें कह देना कि सही है कि गलत। वो फेल हुआ और केवल हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट था पूरे देश भर में जहां पर ऑपरेशन लोटस को फेल कर कर हमने दिखाया। चुनी हुई सरकार को आप नहीं गिरा पाए। क्या आज उस बात का गुस्सा है हिमाचल प्रदेश क्यों? क्या ऐसी बात है, क्या ये ऐसी बात है कि आप आज जाना भी नहीं चाहते? दो वक्ताओं ने विपक्ष से बोल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा आपके नेतृत्व में हम जाने को तैयार है। दोनों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम भी चलने को तैयार। हिमाचल प्रदेश की आप बात करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए क्या आप केंद्र सरकार के पास नहीं जाएंगे? क्या ऐसा नहीं होगा? क्योंकि ऐसा भी होगा जमाल साहब, ऐसा भी जरूर हो सकता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन ये भी तो जरूरी हो सकता है सर कि जहां पर इनके एक नेता शायद जाने को तैयार भी हो जाए, लेकिन जो चार अलग धड़े हैं वो उनको जाने नहीं दे रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि जो पांचवा धड़ा है वो जाने को तैयार है, लेकिन इसलिए जाना नहीं चाहता क्योंकि जो बाकी चार है वो जाकर क्या चुगली लगाएंगे ये पता नहीं। ये बात यहां पर है, इस करके आप हिमाचल के हितों की बात नहीं करना चाहते। अब वापस आ जाते हैं, जो कि दोषारोपण किसी के ऊपर नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात ये जरूर ध्यान में रखें, हमारे समय में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि 3 साल में हमको 17,000 करोड़ रुपए की मिली। ये बात आप मानते हैं? आपके समय में वही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपको 54,000 करोड़ की मिली। आप जब सरकार में आए 2017 से 2022 के बीच में पिछली सरकार आपके ऊपर 48 एक मिनट आप कितना समय लेंगे? और 5-7 मिनट 10 मिनट इस मान्य सदन की बैठक 10 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है। मान्य सदस्य। माननीय सभापति महोदय धन्यवाद। और एक नाम ही नहीं है क्या तो महोदय मैं बात कर रहा था पिछली सरकार की। 2017 में आपकी सरकार बनी, आप लोगों ने क्या किया? 54,000 करोड़ रुपए आपको आरडीजी के फॉर्म में केंद्र सरकार ने आपको दी। आपने अपना जो लोन है वो 70, 73, 74 करोड़ रुपए तक पहुंचा, 1000 करोड़ रुपए तक हिमाचल प्रदेश का पहुंचा दी। यानी 32,000 करोड़ ज्यादा जब सरकार आई थी और जब गई तो 32,000 करोड़ रुपए का और ऋण आपने हिमाचल प्रदेश पर तैयार किया। 54,000 करोड़, एक सेकंड, 54,000 करोड़ की आरडीजी, सिर्फ यही दो कंपोनेंट। इसके अलावा जीएसटी ग्रांट जो कॉम्पेंसेशन है वो अलग है जो इनको मिली है। लेकिन यही दो चीजों में अगर आप देखते हो, तब भी अगर मैं देखूं तो तकरीबन 80 से 90 हजार करोड़ रुपया आप लोगों के पास आया था। आपने क्या किया उन 5 सालों के उस पैसे से? आपने क्या कोई डेवलपमेंट कराई? आपने ऐसा क्या किया? आपने उसका रीपे जो 48,000 करोड़ पिछली सरकार छोड़ के गई थी उसके पैसे क्यों नहीं आपने वापस भरे? आपने क्यों नहीं प्रिंसिपल अमाउंट्स वापस किए? आपने क्यों नहीं उसका इंटरेस्ट पूरी तरह से भरना शुरू किया? और 5 सालों में जहां आपने 90,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, आपके लिए हुए कर्जे जो आपने कर्जे लिए थे वो हमारी सरकार को मिले। और उस सरकार ने, आपको मैं बताना चाहूंगा और यह ऑन रिकॉर्ड है, 30,000 करोड़ रुपए जिसमें लोन और प्रिंसिपल अमाउंट है। हमारे आप कह रहे हैं कि हमने 30,000 करोड़ रुपए और कर्जा ले लिया, 1 लाख करोड़ तक पहुंच गए, यही आप बात कर रहे हैं? 30,000 है। और अगर 30,000 करोड़ रुपए से हमने अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपके लिए हुए लोन्स का वापस किया है, तो मैं समझता हूं आपको शाबाशी देनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री। 17,000 करोड़ रुपए से, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, 17,000 करोड़ की आरडीजी से उन्होंने सरकार 3 साल तक चलाई है, हिमाचल प्रदेश 3 साल तक चलाया। और 17,000 करोड़ से, और जो 30,000 करोड़ वापस किया अपने सोर्सेज से, सुनिए अपने सोर्सेज से, प्लीज डोंट डिस्टर्ब सभापति महोदय, अपने ही सोर्सेज से 28,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अर्जित किया। ये 28,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट में लगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और
माननीय आप एक बात बताइए, क्या नहीं करना चाहिए था? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने वहां पर हमने 10 गारंटियां दी जिसमें से हमने 7 पूरी की। ओपीएस हमने आज पूरा किया। क्या आप कहते हैं कि वो नहीं करना चाहिए था? आप कहते हो कि वो, आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने, आप कहते हो हमारी सरकार ने फाइनेंशियल बदहाली यहां पर करके रखी। क्या ओपीएस नहीं देना चाहिए था? आपने तो नहीं दिया। अगर आपने नहीं दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि हम संवेदनशील नहीं होंगे अपने एम्प्लॉयज की तरफ। ऐसा नहीं हो सकता। आपने तो पिछली बार उनको विधानसभा में ही डंडे मारे थे। हमारी सरकार ने आते ही आपने डंडे मारे थे और हमारी सरकार ने आते ही उस पर मरहम लगाया और ओपीएस यहां पर बहाल की। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद। आपने अभी कोई कह रहा था कि आपने कोई अरियर्स किसी के नहीं दिए। एक एक एम्प्लॉय की जो 70 साल कंप्लीट कर चुका है उसके अरियर्स का भुगतान हिमाचल प्रदेश की सरकार कर चुकी है। यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस जानकारी के बिना, आधी अधूरी जानकारी के बिना इस सदन में मत आया कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट यहां पर हो रही, टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स यहां पर चल रहे, हेलीपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप नौकरियों की बात करते हैं। मुझे भी मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री जी और रोहित ठाकुर जी जो शिक्षा मंत्री महोदय, इनके साथ काम करने का है। सीपीएस 7,000 लोग तो सिर्फ शिक्षा विभाग में लग गए स्थायी नौकरी के रूप में। उसके बाद जो आउटसोर्सेज है वो अलग है। और जितनी आपकी पिछले 5 सालों में आपकी सरकार नौकरी नहीं दे पाई, उसके 3 से 4 गुना नौकरियां हम लोगों ने यहां पर देकर आपको दी हैं पिछले 5 साल। मैं 5 साल की बात कीजिए, अगर कंपैरिजन होगा तो जयराम ठाकुर जी का और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अगर होगा तो 4 कदम आगे ही हम लोग निकलेंगे, आपसे पीछे रहने वाले में नहीं है हम। और ये बात फाइनेंस कमीशन की, जहां पता नहीं कौन अभी बात कर रहा था, टेपरिंग हो जाएगी जी, टेपरिंग ग्रांट की बात की। टेपरिंग ग्रांट की क्या बात की? टेपरिंग ग्रांट की अगर, वैसे तो कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई पत्रा नहीं आया, लेकिन अगर टेपरिंग ग्रांट की जो मैं फिगर्स देख रहा था उसके हिसाब से क्या हो सकता है। 5 साल का आपको फाइनेंस कमीशन ने पैसा दिया आरडीजी का, उसको टेपर करके दिया। आखिरी साल में तो हमें कितना 3200 करोड़ रुपया मिला। आप लोगों के समय पर 10-10 हजार करोड़ मिल रहा था और हमारी सरकार जब थी वहां पर 3200, वो टेपर हुआ। लेकिन ये किसने कहा कि अगले साल से अगले फाइनेंस कमीशन में आपको ये आरडीजी की 0 आपकी वो भुगतान होगा? क्या आपको नहीं लगता कि ये नाइंसाफी है? आप कहते हैं, मैं तो इस चीज पर हैरान हूं माननीय सभापति महोदय। देखिए, मुख्यमंत्री जी के 2 कान हैं, वो दोनों कानों से एक साथ सुन लेते हैं। और मुख्यमंत्री यही एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है। अगर आंखें भी बंद हो तो कान हमेशा खुले रहते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब टेपरिंग ग्रांट की बात है, यहां पर लोग कहने लगे कि हमने टेपरिंग हो गई जी, ग्रांट को बंद करने की बात हुई थी। ग्रांट कैसे बंद हो सकती है? आपके पास क्या रिसोर्सेज है हिमाचल प्रदेश में? चाहे आपने पैदा नहीं किए होंगे, हमने नहीं किए होंगे, पर क्या केंद्र सरकार को यह मालूम नहीं है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे अनपोल्यूटेड रिवर्स हैं, हमारी पर्यावरण यहां पर है जिसकी वजह से एक अच्छी हवा नीचे के इलाकों में जाती है। अगर इनको आप काटना शुरू कर दें तो क्या हाल होगा पूरे भारतवर्ष का? क्या उसका पैसा हमें नहीं मिलना चाहिए? जो चीज हम नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पर नहीं ज्यादा कर पा रहे, क्या उसका हमको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलनी चाहिए? और इसी के ऊपर हम लोग भी ये कह रहे हैं कि जंगलों को हरित रखने के लिए, प्रदूषण फ्री रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें कॉम्पेंसेट करना चाहिए भारत सरकार को। और भारत सरकार जो मर्जी कहती रहे, लेकिन जब तक सोर्स हमारे जनरेशन यहां पर तैयार नहीं होंगे। रणधीर जी, आप यहां पर आगे, मैं आपसे एक बात, आपकी बात से बिल्कुल सहमत कि हमको अपने इनकम के सोर्सेज यहां पर बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो कब बनेंगे? क्या हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश के पैसे से कर पाएंगे? जब जीएसटी नहीं आता, जब जीएसटी की हमारी पॉपुलेशन हमें इतना जीएसटी नहीं दे सकती, तो कहां से लेके आएंगे? केंद्र सरकार की मदद मांगेंगे। और अगर केंद्र सरकार आपको रिफ्यूज करती
नहीं नहीं, सुनिए सर, आपने मुझे अभी, मैं आपसे पहले, आप यहां थे नहीं, मैंने मेंशन किया, आपने कहा कि भाई यूएलबीज और उनको 4000 सम करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने वो देने की बात कही, ठीक बात है। आपने कहा 250 करोड़ रुपए का के लगभग आपने बताया, इसका एसडीआर 2000 करोड़ रुपए के लगभग आपने एसडीआरएफ एसडीएमएफ की बात कही, बिल्कुल ठीक, 2600, ठीक बात है। और आपने ये भी कहा कि जो हमारा 0.84 से 0.91 जो हमारा शेयर किया गया है, उसकी भी बात आपने। महोदय, एक बात का ध्यान कीजिए, हमारा जो ये 0.84 और 0.91 है, उस पे बहुत क्लियरली फाइनेंस कमीशन ने लिखा कि आपको ये आपके हरित होने की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से आपको ये शेयर मिल रहा है। क्या हम इतना ही डिजर्व करते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश इतना सा ही डिजर्व करता है कि पूरे हिंदुस्तान की हवा को वो बदल कर रखता है, अच्छी हवा यहां से भेज रहा है? क्या इतना सा डिजर्व करता है कि 0.84 से 0.91 तक हम जाए? ये कोई बात बनती? और ऊपर से जो जीएसटी की जो जीएसटी का इन्होंने बात की कि 2450 करोड़ के आसपास जो इंक्रीज हो रहा है, वो तो इसलिए भी तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही। अगर केंद्र सरकार की टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही है तो ज्यादा हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए, अगर बाकियों को मिलता। कोई कहता है कर्नाटका ने कह दिया, जब कर्नाटका ने अगर कह दिया, कर्नाटका को तो 0.08% मिलता है अपने जीडीपी का, हमें मिलता था 12-13%। मान्य सदस्य, 1 मिनट, 5 मिनट, आप कितना मिनट लेंगे? मिनट 5 मिनट, 2 मिनट लूंगा सर। अब इस सदन की बैठक 5 मिनट के लिए और बढ़ाई जाती है। तो मैं महोदय बहुत ज्यादा नहीं कहता हुआ, मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि एक बार आप फिर से जाओ, क्योंकि एक बार आपके साथ गलती आपको लग चुकी है मेरे विपक्ष के मित्रों को। हिमाचल की जनता जानती है, क्योंकि जब आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई 2023 में भी और 2024 में भी, हमने रेजोल्यूशन लाया कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कराएं। आप उस रेजोल्यूशन में आपने हिस्सा तक नहीं लिया था। जनता हिमाचल प्रदेश की सब जानती है। यह आपके पास भी मौका है, इस बार ये मौका है, आरडीजी के लिए चलो केंद्र सरकार के पास और सब है वहां पर मांगो। और दूसरी एक आखिरी बार महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी किसी ने ये कहा कि हम लोग यहाँ पर ये दे रहे थे, सब्सिडीज दे रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए स्कीम्स दे रहे हैं। महोदय, इससे बुरा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। बिहार का भी चुनाव हुआ, हर एक के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए और वोटों के लिए डाले गए। हम तो यहाँ भी, हमारे वोट तो आने बहुत दूर हैं, इलेक्शन बहुत दूर है, लेकिन अगर वहां पर ऐसा हो सकता है, हम तो 1500 रुपए की बात कर रहे थे जो आपने रोकने की कोशिश की। मैं बहुत ज्यादा ना कहता हुआ महोदय, बस इतना सा जयराम जी से पूछना चाहूंगा, आपने हजारों करोड़ रुपए की जो बिल्डिंगें बनाई, जो आपने फिजूल खर्ची की, कर्ज लेकर आपने भी घी पिया और अपने साथियों को भी पिलाया, वो बदहजमी आज हिमाचल प्रदेश की सरकार के पेट में हो रही है। और इसकी वजह से मैं ये समझता हूं, क्योंकि कई बार घी पचता भी नहीं है और घी नहीं पच रहा, तो यही ये प्रॉब्लम है। इसका निजात यही है कि हम सब इकट्ठे होकर चले और आपकी बात हम लोग भी सुने, लेकिन अगला वक्ता जो भी हो, कम से कम ये तो कह दे कि वो हमारे साथ दिल्ली जाने को तैयार है। बस इतना सा कहूंगा महोदय। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।